केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल की क्लास में इंट्रोडक्शन दिया गया था डीआरसीएस के बारे में। आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। डीआरसीएस है क्या एक्चुअली में, उसको समझते हैं। डीआरसीएस इन द मीन्स ऑफ डिजाइन। डी का मतलब डिजाइन, आर का मतलब रीइंफोर्समेंट, सी का मतलब सीमेंट, एफ का मतलब स्ट्रक्चर। डी का मतलब डिजाइन करना, रीइंफोर्स मतलब रीइंफोर्स जैसे ही वर्ड आएगा तो आपका ये समझने का तात्पर्य है कि रीइंफोर्स मतलब उस स्ट्रक्चर में, उस संरचना में सरिया का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? स्टील यानी सरिया का प्रयोग किया गया। कंक्रीट मतलब कंक्रीट और स्ट्रक्चर मतलब संरचना। तो कुल तात्पर्य मिथला कि जिस संरचना में स्टील के, कंक्रीट के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ कहा जा रहा है कि कंक्रीट कंक्रीट प्लस स्टील, प्लस क्या? स्टील ना, कंक्रीट प्लस स्टील का प्रयोग किया जाए तो उस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? डीआरसीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डीआरसीएस किसे कहते हैं, डीआरसीएस से क्या मतलब है, सारी चीज़ें आते हैं। अब हम डीआरसीएस के कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। डीआरसीएस के मुख्यतः कंपोनेंट की बात की जाएगी तो डीआरसीएस के मुख्यतः कंपोनेंट चार भागों में बांट दिया। जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सीमेंट कंक्रीट को तीन भागों में डिवाइड किया था, सीमेंट, मिलावा और पानी। पिछली क्लास में कंक्रीट में हमने पढ़ा था यही ना, सीटी के सब्जेक्ट में यही पढ़ा था कि सीमेंट होता है, मिलावा होता है, पानी होता है, तीन चीज़ें होती हैं। ये कंक्रीट के भाग हैं। जब उसमें छड़ मतलब बार का प्रयोग कर दिया जाए, स्टील का प्रयोग कर दिया जाए तो इस प्रकार की संरचना को आरसीसी संरचना, डीआरसीएस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के नाम। तो मुख्यतः कितने कंपोनेंट हो जाते हैं? टोटल चार। कौन कौन से? सीमेंट, मिलावा, पानी और छड़। ठीक है, कौन कौन से? सीमेंट, मिलावा, पानी और छड़। अब आते हैं इन कंपोनेंटों के बारे में, आगे पढ़ते हैं। तो सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, शीघ्र बलग्राही सीमेंट, अल्प उष्मा सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट, ईटीसी और भी होते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार के वर्क के लिए हमें जो भी वर्क करना है उसी हिसाब से हम सीमेंट का चयन करते हैं। साधारण पोर्टलैंड का भी कर सकते हैं, शीघ्र बलग्राही, अल्प उष्मा, पोजोलाना सीमेंट। ये सीमेंट के कंपोनेंट हो गए, सीमेंट के टाइप्स हो गए। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं मिलावा। मिलावा में दो भागों में डिवाइड किया है, महीन मिलावा और मोटा मिलावा। महीन मिलावा किसे कहते हैं? मोटा मिलावा जो 4.75 mm की चालनी पर क्या हो, रुक जाए, उसे मोटा मिलावा, और जो छन जाए उसे क्या बोलते हैं? महीन मिलावा। पानी के पीएच मान की बात की गई थी, तो पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 आप लोग रखा जाता है। पीएच मान क्या रखा जाएगा? पानी का 7 रखा जाएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लासेज हैं, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सीटी से कोरिलेट करके सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छी चीज़ें और मिलेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग छड़ की तरफ। छड़ मुख्यतः कौन सी हो सकती हैं? गोल छड़ हो सकती है, विरूपित छड़ हो सकती है, ऐंठी छड़ें हो सकती है। गोल छड़ हो सकती है, विरूपित हो सकती है और ऐंठी हुई छड़ें हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की छड़ें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, आगे चले। अब आगे हम लोगों ने यहाँ पे छड़ को डिवाइड किया गया कि छड़ कौन कौन सी जैसे हैं। गोल है, विरूपित छड़ें हैं, ऐंठी हुई छड़ें हैं। तो गोल छड़ जो प्लेन छड़ें होती हैं, प्लेन छड़ जिस पे आप लोगों ने देखा होगा, जो छड़ एकदम प्लेन हो, जिस पे इस तरीके के मतलब हुक या बॉन्ड नहीं बने हो, जैसे दरारें नहीं हो, सिर्फ प्लेन छड़ें होती हैं। जैसे हम लोग स्टील का वायर लेते हैं बांधने के लिए खेत के किनारे किनारे, वो एक तरीके से वायर जो है वही मोटा रूप, उसे क्या कहेंगे? उसे प्लेन छड़ के रूप में जानते हैं। आप लोग जो घर में बनने वाला छल्ला होता है, छल्ला इन द सेंस जब कॉलम बनता है, बीम बनता है बांधने के लिए जो बनाया जाता है छल्ला, उसे क्या, उसमें किस तरीके का प्रयोग करते हैं? वो प्लेन छड़ें होती। कौन सी होती हैं? प्लेन छड़ें होती। इसकी संपीड़न सामर्थ्य विरूपित छड़ों की अपेक्षा कम होती। तो प्लेन छड़ किसे कहते हैं? जो सिंपल प्लेन होगी उसे प्लेन छड़ कहेंगे गोल छड़ों में। ठीक है, विरूपित छड़ें, डिफॉर्मेशन बार, जिस छड़ों का डिफॉर्मेशन होगा मतलब उसमें
एंकर किया होगा, कुछ कटा दरार होगी, जिससे उसके बीच में क्या आ जाएगा, मसाले के साथ, कंक्रीट के साथ इस दरारों में बॉन्ड उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगा, बॉन्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो उस तरीके को क्या कहते हैं, उस तरीकों को हम विरूपित छड़ें कहते हैं। ठीक है, विरूपित छड़ें। ऐठी हुई छड़ें, ट्विस्टेड बार। ट्विस्टेड बार मतलब पतली पतली वायर ले लिया जाए, पतली पतली वायर ले लिया जाए और उन वायरों को आपस में लपेट दिया जाए, उनमें बांध दिया जाए, तो उसकी क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस, तनन सामर्थ्य क्या होगी, बहुत अधिक हो जाएगी। उस तनन सामर्थ्य को, ये ट्विस्टेड बार का मुख्यतः प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ब्रिज में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, ब्रिजों में किया जाता है। ट्विस्टेड बार का प्रयोग मैक्सिमम किया जाता है। ठीक है, बार के बारे में हम लोग समझ गए। आगे चलते हैं। आगे आपको एक नोट करके लिखा है कि विरूपित छड़ की सामर्थ्य गोल छड़ों, मतलब ये जो प्लेन छड़ है, से 60% अधिक हो गई होती है। मतलब अब जहाँ पे आपको एक सरिया प्लेन लगाएंगे, लगभग 1.5 सरिया के आसपास, 1.6 ना, यहाँ पे जितनी किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम अगर आप 1.6 लगाएंगे, वहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड क्या होती है, पकड़, मजबूती, मजबूती सीमेंट के साथ क्यों अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस पे क्या है, दरारें हैं, इसलिए इसकी संपीड़न, इसकी सामर्थ्य क्या होगी, 60% बढ़ जाएगी। अब जो सरिया यूज होती है हमारे डेली में, मिनिमम 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm इत्यादि छड़ों के वो किया जाता है। 6 mm, 8 mm की सरिया सिर्फ और सिर्फ 6 mm की सरिया सिर्फ और सिर्फ प्लेन में आती है। 8 mm की सरिया से ऊपर की सरिया जो होती हैं, मिनिमम डाया आप बार विरूपित छड़ का डिफॉर्मेशन बार का 8 mm होता है, और मिनिमम क्या होता है प्लेन बार का, तो 6 mm। 6 mm की सिर्फ प्लेन मिलती है। ये साइज ऑफ डाया हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आरसीसी डिजाइन की विधियां। आरसीसी डिजाइन की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं आरसीसी डिजाइन की, मुख्यतः इस पे ध्यान देते हैं। आरसीसी डिजाइन की विधियां जो हमें पढ़ना, आरसीसी डिजाइन मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट को डिजाइन करने के लिए, कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए, बीम को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कुल कितने मेथड हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए कुल कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। पहला मेथड कार्यकारी प्रतिबल विधि, दूसरा है चरम विधि, तीसरा है सीमावस्था विधि। कार्यकारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है चरम विधि अल्टीमेट लोड मेथड, तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड समझ में आ गया। कितने भागों में आरसीसी डिज़ाइन को भाग डिवाइड कर दिया गया, कितने भागों में आरसीसी को डिज़ाइन किया गया, 3 भागों में। एक वर्किंग स्ट्रेस, एक लिमिट स्ट्रेस, एक अल्टीमेट लोड स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को WSM बोलते हैं, लिमिट अल्टीमेट को अल्टीमेट लोड मेथड बोलते हैं, और लिमिट को LSM बोलते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में इस पार्ट को, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को 10 नंबर में डिज़ाइन किया गया है। इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लिमिट स्टेट मेथड से 40 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन वर्किंग स्ट्रेस मेथड से और 40 नंबर का पेपर आपका लिमिट। तो हमें किस पे विशेष ध्यान देना है, हमको लिमिट स्टेट मेथड पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह वर्तमान में सबसे तेज़ी से प्रयोग की जाने वाली मेथड है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच में संबंध तीनों के बीच में है, और इनसे क्वेश्चन एक आना है जो 5 नंबर की टिप्पणी, डिफरेंट बिटवीन, अंतर स्पष्ट करने को आता है। लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर स्पष्ट करें किन के बीच, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के बीच अंतर स्पष्ट करने को कहा जाएगा। समझ गए। अब आते हैं इन विधियों के बारे में जान लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड सबसे पुरानी मेथड है, जिसमें लोड को ही समझ के ऊपर से आ रहे किसी भी संरचना को, मान लीजिए मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, तो हम बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए इस मेथड में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे कि हाँ भाई इतना ये करना है, लोड आता था, क्योंकि ऊपर से जब अधिक लोड आ जाता था तो नीचे के पिलर कॉलम क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे। ये डिज़ाइन का आइडिया फेल हो गया। फिर उसके आगे स्टेप में हम लोगों ने और जब आगे बढ़े, इसका प्रयोग 1960 के आसपास होता था, फिर परिवर्तन 1980 के आसपास
80 के पास दूसरी मेथड आई अल्टीमेट लोड मेथड। फिर उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड आया जिसमें ये बताया गया कि हम जो भार ले रहे हैं उस भार पर कुछ फैक्टर लोड मल्टीप्लाई किया जाए। फैक्टर मतलब कि उससे कुछ अधिक मान के, उस भार आ रहे भार से कुछ अधिक मान के उसको डिजाइन किया जाए, तो ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड किसे कहते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड किसे कहते हैं, देखते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड कह रहा है कि यह विधि आरसीसी अभिकल्पन की सबसे पुरानी विधि है। क्या है? सबसे पुरानी विधि है। इसमें संरचना पर आ रहे भार के कारण संरचना की विफलता के किसी एक पहलू पर, ये विशेष ध्यान देने वाली है, किसी एक पहलू पर, चाहे हम उसको फेल्योर डिफॉर्मेशन में मान लें, चाहे विरूपण में मान लें, किसी एक पॉइंट को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, एक ही चीज़ को करके हम डिजाइन करते हैं। इसका तात्पर्य इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम सिर्फ अपनी एक गलती को, हमारे अंदर जितनी गलतियां हैं उनको न ध्यान देते हुए सिर्फ एक गलती पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारी हर गलती छुपाने की कोशिश की जाती है। हाँ ठीक है, तो सिर्फ एक पहलू पर क्या किया जाता है, कांस्टेंट एक पहलू पर डिजाइन किया जाता है मान के। तो इसलिए ध्यान के, अर्थात लोड के कारण बीम में विरूपण, ऐंठन, क्षण संख्या इत्यादि किसी भाग के संरचना पर सुरक्षित मान लिया जाता है। अन्य कारणों को क्या किया जाता है, सुरक्षित मान लेते हैं। हम किसी एक चीज़ पे, मान लीजिए हम लोड में पास हो गए, एक सब्जेक्ट में पास हो गए और हर सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो हमको पास मान लिया जाएगा। तो ये तात्पर्य वर्किंग स्ट्रेस मेथड का था। परंतु ये मेथड था, लेकिन उसके साथ दूसरे सब्जेक्टों में हम वीक हुए, कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखेगा, तो उसी चीज़ को दूर करना था दूसरे मेथडों में। इसी की वजह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड ख़त्म हो गया। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिर्फ एक पहलू पर ध्यान दिया जाता है, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। अगला है सीमा अवस्था विधि। यह विधि आरसीसी के अभिकल्पन की एक मानक विधि है। इसे आईएस कोड, ठीक है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लिमिट स्टेट मेथड मानक विधि है, इसे आईएस कोड 456/2000 के अनुरूप अधिकल्पित किया गया। मतलब इसके लिए एक मेथड बनाया गया, एक कानून बनाया गया, एक बुक दी गई जिसके अंतर्गत सारे नियम और चीज़ें बताई गई, जो कोड का नाम है आईएस कोड 456/2000। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत संरचना की विफलता के कारण इस विधि के अंतर्गत संरचना के विफलता के कारण हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। देखिए यहाँ विफलता के कारण हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। समझ में आया? वहाँ पे क्या किया जाता था, एक पहलू पर, यहाँ विशेष सारी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत संरचना में प्रयोग, अधिकतम व न्यूनतम क्षण की मात्रा, विक्षेप, विरूपण इत्यादि सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? लिमिट स्टेट मेथड में। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड में। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से 5 नंबर मिनिमम आने की संभावना रहती है। कार्यकारी प्रतिबल विधि तथा सीमावस्था विधि में अंतर, तो समझ लेते हैं इसको। ठीक है, पहला है यह विधि यांत्रिक के सामान्य नियमों पर, मैकेनिक्स पे काम करती है। यह विधि प्रेक्षण पर काम करती है, जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उस पे लिमिट करती है। अभिकल्पन के लिए कंक्रीट की प्रत्यास्थ माना जाता है, परंतु वास्तव में क्या, ये इलास्टिक माना जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लिमिट में क्या किया गया, कंक्रीट विफल होने से पूर्ण प्रत्यास्थ अवस्था से सुघट्य अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है ये हुक के नियम पे कार्य करती है, हुक के नियम पर विचार नहीं करती। अभिकल्पन के समय खंड की माप बड़ी होती है, मतलब इसका साइज क्या होता है, सेक्शन जो बीम बनाई जाती बड़ी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अभिकल्पन के समय इसकी साइज, बीम की साइज छोटी बनाई जाएगी इन कंपेरिजन टू इसके। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, मापांक अनुपात m बराबर 280/3 टाइम सिग्मा CBC इसके लिया जाता है। मापांक अनुपात इसके लिए कोई नहीं लिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे की क्लास में हम इससे आगे आप लोगों को डिस्कस करेंगे। बस हमारा इस वीडियो में यही आपसे कहना है कि हमें दोनों मेथड को कंपेयर करना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट।
हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिट स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्किंग स्ट्रेस कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमें सबसे विशेष ध्यान इस पर रखना है। लिमिट स्टेट मेथड में हमें सारे बिंदुओं पर विचार करते हैं, वर्किंग स्टेट मेथड में सिर्फ एक बिंदु पर विचार करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।